दिन हसन एक सरदार की दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी करते हुए सामने बैठे हुए की प्रशंसा करते हुए अपना मतलब निकालते रहना, ये हसन का स्वभाव था। बिल्कुल इसी उद्देश्य से हसन ने सरदार से कहा, ऐसी दाढ़ी बनाता हूँ इस बार कि खुद शेर खान का भी मिजाज उतर जाएगा। लकड़ी लो लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी। नहीं, वैसे मेरे हाथों में गुण ही ऐसे हैं। इस तरफ देखिए ना जरा। लकड़ी लो लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी। लकड़ी लो लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी। बाकी सब सीधी, एक लकड़ी टेढ़ी। लकड़ी लो लकड़ी, लकड़ी लो लकड़ी। ये क्या हसन, यही गुण है क्या तेरे हाथों का? ऐसे हर बार थोड़े ही होता है। क्या है कि वो गंगाराम है ना, पहाड़ी बस्ती वाला, वो आया है लकड़ियाँ बेचने के लिए। उसके ऐसी अजीब सी गंदी आवाज के कारण हाथ जरा सा फिसल गया। आप रुकिए जरा, मैं उसे अभी देख के आता हूँ। अरे पर ऐसा करने से मेरी कटी हुई मूंछ थोड़ा ही वापस आ जाएगी। अब ये बची हुई भी काट दे। हसन सरदार की बची हुई मूंछ काटकर लकड़ी बेचने वाले गंगाराम से निपटने के लिए बाहर आया और बोला, क्यों भाई गंगाराम, इस गधे पर रखी हुई लकड़ी के कितने पैसे लोगे? क्या खान साहब, आपसे मैं क्या मोल करूंगा? आप खुद ही तय कीजिए और दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं रे भाई। अरे इस गधे पर रखी हुई लकड़ी की कुछ तो कीमत तुम्हारे मन में होगी ही ना। अरे व्यवहार में ऐसी बात तो होती ही है। बोल कितने दूं, साफ साफ बोलो। ऐसी बात है? ऐसी बात है तो मैं हर वक्त इन लकड़ियों के लिए 5 मोहरे लेता हूँ। हाँ, ये लो 5 मोहरे, और उस गधे पर रखी हुई सभी लकड़ियां निकाल कर उस कोने में रखो। खान साहब, जलाने की लकड़ियों में गद्दे की लकड़ियां नहीं आती हैं। और मैंने तो तुम्हें तुम्हारे गधे की पीठ पर रखी हुई सभी लकड़ियों की कीमत पूछी थी, और तुमने कीमत मांगी, वो मैंने तुम्हें दी भी है। पर खान साहब, हमारे धंधे में लकड़ी के साथ गद्दे की लकड़ी नहीं देते हैं। मैं वो कुछ नहीं जानता गंगाराम, मैंने तुमसे गधे की पीठ पर रखी हुई सभी लकड़ियां मांगी थी। अब वो तुम्हारी गद्दी लकड़ी की है, इसे मैं क्या करूं? देखो, तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना ही होगा। अरे पर मेरा और मेरे बच्चों का पेट उसी से तो भरता है सरकार। मेरा गद्दा चला गया तो मैं क्या करूंगा? गद्दी गई तो तुम हो ना गधे, चलते रहना सर पर लकड़ियां लिए। ऐसा मत कीजिए मालिक, भूखे रहने की बारी आएगी हमारी। देखो गंगू, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बादशाह का खानदानी नाई हूँ। ये प्रकरण उन तक पहुँचा तो तुम्हारी गधी तो क्या, गधा भी वापस मिलेगा नहीं। हाँ? हसन के सामने अपनी एक भी नहीं चलेगी। ऐसा सोचकर गंगाराम ने लकड़ी के बक्से के साथ सारे लकड़ियां कोने में डाल दी और वो हसन को मन ही मन श्राप देता हुआ घर चला गया। गंगाराम बहुत ही बेचैन था। ललाट पर झुर्रियां बनाते हुए और हाथ की मुठ बंद करते हुए इधर उधर चक्कर काटते हुए वो अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। गलती मेरी ही है, उसकी बात मुझे पहले से ही ठीक से सुन लेनी चाहिए थी। नहीं, पर हसन ने भी मुझ पर अन्याय किया है। धंधे में कभी ऐसा होता है क्या? चक्कर काटते बड़बड़ाते हुए गंगाराम को देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अजी अजी, क्या हुआ है तुम्हें? और अपने आप से क्या बड़बड़ा रहे हो? लकड़ियां तो बिक गई ना। अरे सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, अपने गधे की पीठ पर रखी हुई गद्दे की लकड़ियां भी बिक गई। मतलब? गंगाराम ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब उसने परेशान होकर कहा, अरे भगवान, ये तो घोर अन्याय है।
तुम बादशाह के दरबार में जाकर फरियाद करो। फरियाद कैसे करूं मैं? वो हसन बादशाह का खानदानी नाई। एक बार बादशाह अपनी तरफदारी में निर्णय दे भी दे, पर कल उस नाई ने अपना जीना हराम कर दिया तो? हे भगवान, अगर ऐसा ही है तो तुम बीरबल से मिलो। वही है जो सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ, तुम्हारी बात में कुछ दम तो है। गंगाराम तुरंत ही बीरबल से मिला और उन्हें सारी हकीकत समझाई। ऐसा हुआ क्या? गंगाराम, तुम चिंता मत करो। अब सिर्फ मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही करो। सुनो। हाँ, समझे? जी जी। सरदार, पिछली बार उस गंगाराम की गड़बड़ी के कारण आपकी दाढ़ी खराब हुई थी। अरे उसे अच्छा सबक सिखाया मैंने, दोबारा यहाँ दिखाई भी दिया तो कसम है। अजी इस बार शेर खान तो क्या, खुद बादशाह भी आपकी दाढ़ी देखकर दंग रह जाएंगे। देखिए आप। हसन खान साहब, ओ हसन खान साहब। हसन, क्या है ये? फिर वही गलती की? अब मैं दोबारा यहाँ कदम भी नहीं रखूंगा। सरदार, आधी मूछ तो मुड़वा कर जाइए। छोड़ो, वो मैं खुद ही कर लूंगा। हसन खान साहब, ओ हसन खान साहब। क्या हुआ? अब क्यों तकलीफ देने आए हो मुझे? पिछली बार ली ना मैंने तुम्हारी सब लकड़ियां। पर आज मैं लकड़ी के लिए नहीं आया हूँ मालिक। तो क्या गधा बेचने आए हो क्या, तुम्हारा गधे कहीं के? हसन साहब, पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी ही गलती थी। अब बीती बातें भूल जाएं। मुद्दे की बात करो। मेरा एक मित्र है। तो अब उसकी लकड़ी लेकर आए हो क्या? नहीं नहीं, उस मित्र के मुझ पर कई उपकार है साहब। अरे उसी के कारण तो मैं, मेरी घरवाली और बच्चे जी रहे हैं। मुद्दे की बात कर रहे गंगा। देखिए, उस मित्र की दाढ़ी आप बनाए ऐसी मेरी इच्छा है। अरे वाह भाई वाह गंगाराम, हाँ तुम्हारी इच्छा जैसे खुद बादशाह की इच्छा हो इस तरह बता रहे हो तुम मुझे। अरे 2 कौड़ी का लकड़ी बेचने वाला तू और मैं बादशाह का खानदानी नाई, तुम्हारे मित्र की दाढ़ी मैं क्यों बनाऊंगा? चलो निकलो यहाँ से, चल। मेरे मित्र की ऐसी खास बात है। यानी क्या? अरे जो कोई भी उसकी संगत में आता है उसका तो नसीब ही खुल जाता है भाई। अब मेरी ही बात लो ना, मैं पहले बहुत ही गरीब था, खाने पीने के भी पैसे नहीं थे, पर मित्र का साथ मिला और हालात बदल गए। अब तो मैं परिवार के साथ खा पीकर मजे करता हूँ। अच्छा। हाँ, अब अगर आपने उसकी दाढ़ी बनाई तो क्या पता आपका भी नसीब खुल जाए। शायद आप बादशाह के दरबारी 9 रत्नों में से एक बन जाएं। ठीक है चलता हूँ, पर अब 20 मोहर से कम नहीं लूंगा मैं गंगा। हाँ, पैसे इसी वक्त ले लीजिए खान साहब। पैसे देने के बाद गंगाराम हसन को अपने घर ले आया। दाढ़ी बनाने की सारी तैयारी करने के बाद हसन बोला, चंगा चल बुला लो अपने दोस्त को। वो तो आपके सामने ही खड़ा है, हो जाओ शुरू। अरे अरे गंगा, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई देता है। कोई नहीं कैसे? ये क्या, ये गधा तो आपके सामने ही खड़ा है। ये गधा है तो क्या हुआ, बहुत होशियार है। हाँ, आप जैसा ही, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। गधा? हाँ गधा, यही तो मेरा बहुत प्यारा मित्र है और उसी की दाढ़ी बनाने आप यहाँ आए हैं। चलो शुरू हो जाओ। गधे की दाढ़ी और मैं? ऐसा क्या बोल रहे हैं हसन साहब? अभी कुछ ही देर पहले आपने इसकी यानी मेरे मित्र की दाढ़ी बनाएंगे ऐसा कबूल किया था।
और इसके पैसे भी आपने लिए हैं। हाँ, पर मुझे क्या पता था कि तुम गधे को मेरे सामने खड़ा कर दोगे। गधे! अब गधा मेरा मित्र है, इसमें मैं क्या करूं? आपने कबूल किया था, आपको इसकी दाढ़ी बनानी ही होगी। अरे क्या समझ क्या रखा है तुमने मुझे, हैं? अरे बादशाह का खानदानी नहीं हूं मैं। मेरा अपमान मतलब खुद बादशाह का अपमान है। ठहरो, तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूं मैं, दिखाता हूं मैं तुझे। चल अभी इसी वक्त बादशाह के पास चलो। ऐसा बोलते हुए हसन गंगाराम को अकबर के दरबार में ले गया और वो बोला, खाविंद, मेरी इस लकड़ी बेचने वाले गंगाराम के खिलाफ एक फरियाद है खाविंद। जहांपना, इनके विरुद्ध मेरी भी एक फरियाद है। मामला दावपेच वाला होगा ये जानकर अकबर ने कहा, बीरबल, जी खाविंद। ये क्या कहना चाहते हैं वो सुनो। बोलो गंगाराम, क्या फरियाद है तुम्हारी इनके खिलाफ? इसकी नहीं बीरबल जी, फरियाद तो मेरी है इसके खिलाफ। ठहरो हसन, तुम तो दरबार के ही आदमी हो ना? हाँ? पहले हम इस आम आदमी गंगाराम की बात सुनते हैं। ठीक है, ठीक है। गंगाराम ने दरबार के सामने सारा किस्सा कह सुनाया। तब हसन ने पूछा, बीरबल जी, अब आप ही बताइए, गधा इंसान का दोस्त हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता हसन? हैं? इस दुनिया में एक दूसरे के काम आने वाले कोई भी एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, फिर वो चाहे गधा हो या इंसान। अब अरे पर बीरबल जी, अपना दोस्त गधा है, ये तो गंगाराम ने मुझे पहले बताया ही नहीं था। किसे अपना दोस्त बनाया जाए ये तो हर एक का अपना अपना नजरिया है, वो हम कैसे तय कर सकते हैं? और गंगाराम ने तुम्हें पहले से ही अपने दोस्त की दाढ़ी बनवानी है ऐसा बताया था ना? पर गधा एक इंसान का दोस्त कैसे हो सकता है खाविंद? क्यों नहीं हो सकता? अगर गधे की पीठ पर रखा हुआ गद्दा जलाने की लकड़ियों में शामिल हो सकता है, तो गधा भी इंसान का दोस्त हो सकता है। सच है ना? बिरबल की ये बात सुनकर हसन चौंक गया। बिरबल और गंगाराम की चाल उसके समझ में आ गई। नर्म होते हुए उसने कहा, मुझसे गलती हो गई जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गंगाराम पर अन्याय किया है। मैं उसकी लकड़ी की गद्दी वापस लौटाने के लिए तैयार हूँ। लकड़ी का गद्दा तो तुम्हें लौटाना ही होगा, लेकिन गंगाराम के दोस्त की दाढ़ी बनाने के बाद। इस तरह हसन की गंगाराम के जिगरी दोस्त की दाढ़ी बनाने की बारी आई और लोगों में हसन की हंसी हुई।